हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स की शीट 5th डिस्कस करेंगे विद ऑल कंसेप्ट। मैं आपको इसमें जितने भी कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे पहले मैं आपको सारे कंसेप्ट बताऊंगा, देन मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा शीट 5th का। उम्मीद करता हूं कि आपने इन शीट को सिस्टमेटिक तरीके से देखा होगा कि पहले शीट फर्स्ट फिर शीट सेकेंड, इसी तरीके से शीट 5th आप करिएगा। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं देखते हो तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है ना। अब इस जगह देखो, इस जगह पहला क्वेश्चन आता है हमारा, राइट द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस बताना। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2026 के लिए बोर्ड एग्जाम में हाईली प्रोबेबिलिटी है। अगर आपके स्कूल में पीटी होते हैं, प्री बोर्ड होता है, हाफ ईयरली एग्जाम, सब में ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का डिफरेंस आता ही आता है। इधर देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन होता है द रिएक्शन which takes place only in one step, जो एक स्टेप में हो जाए, इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इस जगह अंडरलाइन करना, टेक्स प्लेस ओनली इन वन स्टेप को अंडरलाइन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है द रिएक्शन विच मोर देन वन स्टेप इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो एक से ज्यादा स्टेप में हो, टेक्स प्लेस मोर देन वन स्टेप, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आता है कि ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या ईच स्टेप, लिखता हूं, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन। हर एक स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का किस में पार्टिसिपेट करेगा, एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा रेट लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेट लॉ, पेपर में ये आता ही आता है। 2025 में, इस साल ये आया था, बोर्ड एग्जाम में नहीं है तो पेपर उठाओ और पेपर में देखो कि रेट लॉ पूछा गया है। अब रेट लॉ क्या होता है, इधर आप ध्यान से देखना। रेट लॉ, रेट लॉ होता है कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बना रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, of each reactant and each term is raised to power, is raised to some power, लिखना उसकी कुछ पावर होगी, some power which are determined experimentally, जो कि कैसे डिटरमाइन होगी,
एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होंगी, विच आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो पहला एग्जाम्पल मैं इस जगह ले रहा हूं ए प्लस बी बी गिव सी सी और डी डी, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा। अब इस जगह आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इसके लिए रेट लॉ लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा, रेट लॉ से रेट में इसकी किस तरीके से लिख लूंगा कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है, ए है और बी है, तो इनका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन करूंगा एंड ईच टर्म इज रेज टू सम पावर विच आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, जो कि ये जो पावर्स हैं इसकी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होंगी। तो इस जगह में इसकी पावर क्या मानना हूं पी और इसकी पावर में क्या मानना हूं क्यू। ये पी और क्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुई है, मुझको खुद नहीं पता है कि ये पी और क्यू क्या होंगी। आप चाहो तो अल्फा और बीटा मान सकते हो, आप चाहो तो एम और एन मान सकते हो पी और क्यू की जगह। ये पावर्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुई हैं। वेयर अगर मैं इस जगह लिखूं इस तरीके से लिखता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन, पहले तो इस साइन को हटा रहा हूं तो इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाऊंगा, ठीक है ना। अब इस जगह अगर मैं लिखूं कि वेयर पी एंड क्यू आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, कैसे डिटरमाइन होंगी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होंगी। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं इस जगह 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, अगर मैं इस जगह रेट लॉ से इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच टर्म इज रेज्ड टू सम पावर विच आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो इस जगह मैं पावर मान ले रहा हूं 3 और 1/2 मैंने पावर मान ली। तो जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इजिकल टू कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस जगह कांस्टेंट के मेरा कांस्टेंट आ लिया, जो कि क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ये जो 3 और 1/2 है ये कैसे डिटरमाइन हुए, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुए। आप चाहो तो इस जगह एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हो कि इसकी पावर पी और इसकी पावर क्यू। अभी न्यूमेरिकल में मैं आपको इसको सॉल्व कर दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। इधर देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हमारा आता है हाउ कैन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को खुद कर लोगे। मैंने लगभग ये क्वेश्चन लेक्चर जो मैंने सेकेंड लेक्चर अपलोड किया है, थर्ड लेक्चर अपलोड उसमें बताया है, थर्ड में बताया है आई थिंक, और शीट फोर्थ में मैंने इसका सॉल्यूशन बता रखा है, शीट 4। तो शीट 4 में मैं इसको रेफर कर दे रहा हूं, उस जगह से करना। कहां रेफर किया है, शीट 4 से आप इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये फैक्टर्स चलो मैं आपको करवा देता हूं कि फैक्टर्स क्या होंगे। पहला होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी मैंने शीट 4 में वैसे बता रखा है। दूसरा होगा हमारा टेम्परेचर, तीसरा होगा हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, चौथा होगा हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और पांचवा होगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इधर देखिए नेक्स्ट,
व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? बहुत इजी है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। सेकेंड की जगह मिनट इनवर्स भी हो सकता है, टाइम इनवर्स भी हो सकता है। टाइम होगा तो उसमें तीनों आ लेंगे, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स, इस तरीके से भी इसकी यूनिट को लिख सकता हूं। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये रिपीट क्वेश्चन है, शीट 4 में करवा रखी है मैंने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन लॉज ऑफ मास एक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लॉज ऑफ मास एक्शन बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या बताना है? लॉज ऑफ मास एक्शन। क्या होता है लॉज ऑफ मास एक्शन? प्रपोज्ड बाय गुडवर्क एंड वागे। किसने प्रपोज किया था? गुडवर्क और वागे ने इसको प्रपोज किया था। क्या होता है इधर ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकता हूं, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of each reactant and each term is each term is raised to power equal to its न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। किसके बराबर होगा? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बराबर उसकी पावर होगी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इधर देखो एग्जांपल में अगर आपको बताऊं, अगर एग्जांपल में इस जगह लूं ए ए बी बी गिव सी सी और डी डी, एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मैं इस जगह लॉज ऑफ मास एक्शन से लिखूं, लॉज ऑफ मास एक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट के, एंड ईच टर्म इज रेज टू पावर इक्वल टू इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट कितना है? ए, और इसका कोफिशिएंट कितना है? बी। तो इसके क्या है? इक्वल है, मतलब इक्वल टू इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। कि इस ए का जो पावर होगा वो ए है और बी का जो पावर है वो क्या है? बी है। तो जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इजिकल टू कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस जगह के कांस्टेंट आ गया, जिसका नाम क्या होता है? रेट कांस्टेंट हो सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एक और अगर मैं आपको एग्जांपल अगर बोलूं तो N2 प्लस का 3H2 गिव्स 2NH3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं इसमें लिखूं कि लॉज ऑफ मास एक्शन से कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration of each reactant and each term is raised to power equal to its numerical coefficient। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 और इसका कोफिशिएंट कितना है? 3, वो इसकी पावर होली। तो रेट ऑफ रिएक्शन, साइन को हटाओ तो इजिकल टू कांस्टेंट लगाओ, तो इस जगह N2 की पावर 1 और H2 की पावर कितनी हो लेगी? 3 हो लेगी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है या फिर नहीं है? बोलिए, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा
राइट द डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो रेट कांस्टेंट में सबसे पहले आपको इधर डिफाइन करके दिखा रहा हूं। मैंने देखो अभी अभी एक एग्जांपल लिया है, क्या लिया है, ए ए बी बी गिव सी सी डी डी। अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं लॉज ऑफ मास एक्शन से, तो कैसे लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच टर्म इज रेज टू पावर इक्वल टू इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट ए और इसका कोफिशिएंट बी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस जगह देखो कि जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस जगह कांस्टेंट क्या लिया, के कांस्टेंट आ लिया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है। अब इस जगह ध्यान से देखो, अगर ये के क्या है, वेयर, इस जगह ये जो के है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोल सकते हैं। ध्यान से समझना, एसपी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक है, ठीक है। अगर मैं इस जगह से के निकालूं, तो के अगर मैं निकालूंगा तो इन दोनों को नीचे भेज दूंगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन क्या हो लेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी को मैं क्या मान लूं, 1 मोल पर लीटर मान लूं। क्या मान लूं, 1 मोल पर लीटर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि K इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैंने इसको भी 1 माना, इसको भी, तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। तो इस जगह आप ध्यान से देखना कि K इक्वल टू किसके बराबर हो लेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो लेगा। किसके बराबर हो लेगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। K क्या है इस जगह, रेट कांस्टेंट है, और किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। तो इस जगह आप ध्यान से देखो कि रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज 1 मोल पर लीटर। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। क्या मैंने बोला कि रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज 1 मोल पर लीटर, या फिर यूनिटी। रेट कांस्टेंट ये होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो अगर मैं इस जगह रेट कांस्टेंट को डिफाइन करूं, तो रेट कांस्टेंट को किस तरीके से डिफाइन करूंगा, रेट कांस्टेंट को मैं डिफाइन करूंगा इस जगह कि रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू द rate of reaction when concentration of each reactant is taken as 1 मोल पर लीटर, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, यूनिटी। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स यूनिट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी यूनिट किस पर डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलूं तो क्या होता है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, अभी अभी मैंने बताई है, 5th क्वेश्चन था। इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट होती है।
उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का 2026 में आने लायक है। आई थिंक 2023 में आया था, जितना मैं रिमाइंड कर पा रहा हूं 2023 में आया था। अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स, the number of reactant particles taking part in an elementary reaction is called molecularity ऑफ रिएक्शन। क्या कहा जाता है उसको? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है बता रखा है, जो एक ही स्टेप में होती है। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो PCl5 को जब मैं हीट करूंगा तो किस में टूटेगा? PCl3 प्लस Cl2 में टूट लेगा। इस जगह रिएक्टेंट हमको कितने दिख रहे हैं? एक। तो ये हमारी कैसी है? यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है। कैसी है? यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। अगर मैं इस जगह एक और एग्जांपल लूं कि H2 प्लस I2 वो कितना हो लेगा? गिव्स 2HI। तो ये हमारी कैसी है? इसमें रिएक्टेंट कितने दिख रहे हैं? दो। तो ये हमारी कैसी है? बायमोलिक्यूलर रिएक्शन है। कैसी है? बायमोलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। इस जगह मेरे को रिएक्टेंट कितने दिख रहे हैं बताओ? तीन रिएक्टेंट हैं। देखो तो SO2 प्लस SO2 और प्लस O2, ये तीन रिएक्टेंट है। तो ये कैसी होली हमारी? ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन होली। कैसी होली? ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, कि पहला पॉइंट लिखना, इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। दूसरा, इट कैन नॉट बी जीरो कॉमा फ्रैक्शनल कॉमा नेगेटिव। ये कभी फ्रैक्शनल, जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होती है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी मैंने कहां पर डिस्कस कर रखा है? शीट 4 में मैंने इसको डिस्कस कर रखा है। तो शीट 4 से आप इसको जाकर देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इतना कहा मेरा मानोगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि इसको आपको सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आप कर लोगे खुद। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।